ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड रोहान का डेथ रिचुअल हमें दिखाया जाता है, जहां पर कि उसकी वाइफ एंजिया उसी के सौतेले भाई के साथ रोमांस बाजी कर रही थी और उससे बातें भी साथ में कर रही थी। वो कहता है, अगर तुम्हारी सौतेली बहन जीजी ने मुझे शादी वाले दिन भड़काया ना होता तो तुम मेरी वाइफ होती, ना कि इस रोहान की। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने उसे मार दिया और अब तुम मेरी हो। एंजिया ये बात जानबूझकर करके उसे सिर्फ बुलवाने के लिए ही उकसा रही थी, और जब सारी सच्चाई हो बक देता है तो वो गुस्से में आकर के उसे सीधे जान से ही मार देती है। हुओ को तो लग रहा था कि एंजिया भी उसे पसंद करती है, इसी वजह से उसने उसे यहाँ रोहान के डेथ रिचुअल में बुलाया है। अपनी गलती का एहसास करते हुए एंजिया कहती है कि तुम तो रोहान के जुत्ती के भी बराबर नहीं हो। तुम्हें ऐसा कैसा लगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने आऊँगी। हुओ को मार करके रोहान की मौत का बदला लेने के बाद वो उसकी फ़ोटो लेकर के कॉफिन में लेट जाती है और पूरे घर में आग लगा देती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे लोग उसे रोकने का काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। बट थैंकफुली गॉड उसे एक और मौका देते हैं और वो वक्त का ट्रैवल करके पहुँच जाती है उस समय जब उसकी शादी हुओ से होने वाली थी। उसके सामने उसकी सौतेली बहन जीजी खड़ा थी। वो उससे काफ़ी जेलस थी क्योंकि वो एक कॉन्ट्री गर्ल है। अभी कुछ टाइम पहले ही तो फैमिली वालों ने उसे रिकॉग्नाइज किया है। जीजी उस फैमिली की जो है सिस्टर थी, एडॉप्टेड वाली। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वह एंजिया को कह रही थी कि तुम तो एक कॉन्ट्री गर्ल हो, तुम हो के लायक भी नहीं हो। अगर यहाँ पर बिजनेस कॉपरेशन का बात ना होता तो तुम्हारी शादी कभी हो से होती ही नहीं। एंजिया उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी प्रीवियस लाइफ में, तो वो गुस्से में यहाँ पर आकर उसे थप्पड़ मार देती है। जीजी कहती है, अब तो तुम गई, देखना मैं पेरेंट को कैसे कंप्लेन करती हूँ और वो तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। तभी वहाँ पर उसे रोहान की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि रोहान अभी यहाँ आ गया होगा। उसे फॉलो करते हुए जाती है जहाँ बगल के ही कमरे में रोहान ने हुओ को किडनैप कर लिया था। रोहान और हुओ दोनों स्टेप ब्रदर्स हुआ करते थे और वो हुओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यहाँ पर इसी वजह से पूरे घर में तमाशा करने के लिए रोहान ने हुओ को किडनैप कर लिया था। पिछली लाइफ में भी शादी वाले दिन उसने हुओ को किडनैप करके ज़बरदस्ती एंजिया से शादी कर लिया था। हालांकि बाद में एंजिया को रोहान से प्यार हो गया था और रोहान भी उसके साथ काफ़ी ओबीडियंटली बिहेव करता था। ऐसा बिहेव करता था कि मानो वो उससे बहुत ही प्यार करता हो। एक पल को यहाँ पे रोहान को डाउट भी होता है कि कहीं कोई उनकी आवाज़ को तो सुन नहीं रहा ना। एंजिया जल्दी से छुप जाती है ताकि रोहान उसे ना देख सके। अब उसे डाउट हो रहा था कि पिछले लाइफ में रोहान सच में उससे प्यार करता भी था या फिर सिर्फ उसकी एक्टिंग थी। तभी रोहान यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है, तुमने तो मेरी पूरी प्लान ही सुन ली, अब क्या करो तुम्हारा भाभी। एंजिया कहती है, तुम हुओ को चाहो तो समुद्र में ले जाकर फेंक सकते हो ताकि मछली उसे खा जाए। मुझे घंटा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी की तैयारियां हो चुकी है और मुझे दूल्हा बदलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो ना तो शादी के स्टेज पर ज़रूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब रोहान एंजिया की इन बातों को सुन करके खुद ही कन्फ्यूजन में था। वो ऐसी बिहेव कर रही थी कि मानो कि वो रोहान को काफ़ी लंबे समय से जानती है और वो अपनी मर्ज़ी से वो ये प्लान होने का इंतज़ार ही कर रही थी। तभी रोहान अपने दोस्त को ऑर्डर देता है हुओ को वहाँ से लेकर के जाने के लिए। इधर एंजिया अपने मॉम डैड की आवाज़ को सुनती है तो वो जल्दी से रोहान को कमरे के अंदर लेकर के चली जाती है। वो रोहान से कहती है, तो तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो ना, या फिर तुम्हारा ये कोई प्लान है सिर्फ वो से बदला लेने के लिए। रोहान यहाँ पर फुल ऑन एंजिया के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन था वो बहुत ही इनोसेंट। उसके मॉम डैड यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आते हैं कि लड़की हमारी नाक कटवाएगी, शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और वो किधर गायब है। एंजिया जल्दी से छुप जाती है उसके डैड के इधर आने से पहले, क्योंकि वो अपना प्लान नहीं ख़राब होने देना चाहती थी। यहाँ पर वो अंदर आता है तो सामने रोहान को देखता है। सारे लोगों को रोहान की बिहेवियर के बारे में पता था और कोई भी रोहान से पंगा नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से उसके डैड सॉरी सॉरी बोल करके वहाँ से खिसक लेते हैं। अब रोहान ये सोचता है कि एंजिया का बिहेवियर इतना बदला हुआ क्यों है।
वो उसके डैड के जाने के बाद उसे उठा करके ऊपर टेबल पे बिठाता है, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि वो खाली पैर थी। फिर वो होटल के स्लीपर ला करके एंजिया को पहना देता है। फ्लैशबैक में एंजिया को याद आता है प्रीवियस लाइफ में भी रुआन उसे इसी तरीके से केयर करता था, लेकिन इस लाइफ में उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि रुआन ये सब कुछ रियल लव की वजह से कर रहा था या फिर वो सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए उस टाइम भी एंजिया का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि इस बात की कभी क्लियरिटी नहीं थी। वो रुआन को हक करती है। रुआन कहता है, क्या कर रही हो तुम, अभी मेरी होने वाली भाभी ही हो। एंजिया कहती है, होने वाली भाभी हो, हुई नहीं हो ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो हमेशा के लिए मैं तुम्हारी भाभी ही बन के रह जाऊँगी। कह के वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एंजिया की फैमिली वहाँ पर आ जाती है। उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि रुआन होगा, लेकिन निकलती उसकी फैमिली है। यहाँ आती हैं वो लोग उस पर काफ़ी चिल्लाने लगते हैं कि उसने जीजी को हर्ट कैसे किया और जीजी को थप्पड़ कैसे मारा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रुआन कन्फ्यूजन में था कि वो क्या करे, वो सच में एंजिया से शादी करे या ना करे। तभी उसके फादर यहाँ पर आते हैं और उस पर काफ़ी चिल्लाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तुम ही ने हो को गायब किया है ना, ताकि मेरी बेइज्जती कर सको। शादी वाले दिन तुमने जानबूझ करके उसे गायब किया है ना। रोहन कहता है कि डैडी ऐसा थोड़ी है। फ्लैशबैक में वो देखता है कि वो ऐसे भी भागने वाला था, वो एंजिया से शादी नहीं करने वाला था। उसका और जीजी का पहले से ही अफेयर चल रहा था और जीजी ने उसे उकसाया था शादी वाले दिन भाग जाने के लिए, एंजिया की बेइज्जती करने के लिए। इसी वजह से रोहन ने यहाँ पर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का डिसाइड किया था। अब वो अपने फादर को कहता है, वैसे भी मैं आपसे कितना हेट करता हूँ अपनी मॉम की मौत की वजह से, वो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। अब आपका बेटा गायब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जाओ उसे ढूंढ करके लेके आओ, और अगर नहीं मिला ना तो मैं इस शादी के मंडप में एंजिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो वहाँ से ही बोल के जाने लगता है। तभी एंजिया और उसकी फैमिली के बीच की बातों को सुन लेता है, जहाँ पर कि जीजी एंजिया के खिलाफ उन्हें भड़का रही थी। तो एंजिया भी इनोसेंट प्ले करते हुए कहती है, मॉम डैड, मेरे होने वाले दूल्हे हो को तो जीजी ने ही भगा दिया है। वो लोग इस बात का भरोसा नहीं करते हैं, तो इस बात पर एंजिया उन्हें प्रूफ दिखाने लगती है। वो यहाँ पर जीजी को जो बातें उसने कही थी वो बातें यहाँ पर उन फैमिली वालों को सुना देती है कि वो तो हो के लायक ही नहीं है। अब उसकी फैमिली यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि ये शादी हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कॉपरेशन की वजह से करा रहे हैं, तो जीजी इस तरीके से कैसे एंजिया को प्रोवोक कर सकती है। अगर एंजिया ही शादी से फरार हो जाती तो फिर पंगे हो जाते ना। अब जब उसकी फैमिली वाले जीजी को डांटने लगते हैं तो वो सोच रही थी कि ये इतना इनोसेंट रोल क्यों ही प्ले कर रही है। तभी यहाँ पर रोहन कमरे में आ जाता है। उसे यहाँ पर देख करके एंजिया की फैमिली पूछने लगती है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। रोहन कहता है कि मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ हूँ। अब उसकी फैमिली वालों को लगने लगता है उसे जीजी में इंटरेस्ट है और वो उसे सेव करने के लिए आया होगा। जीजी यहाँ पर चौड़ में कहती है कि देखो, मैं कोई एंजी जैसी कैजुअल लड़की नहीं हूँ जो वो उससे इतनी फॉर्मल तरीके से शादी कर रहा था। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो तुम्हें मुझे पहले प्रपोज़ करना पड़ेगा एक बड़ी डायमंड रिंग के साथ, एंड आफ्टर दैट मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहूँगी। यहाँ पर एंजिया कहती है, बहन कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम कैसे श्योरली कह सकती हो कि रोहन तुमसे शादी करने के लिए कह रहा है। जीजी कहती है, तुमने खुद को देखा भी है, वो तुमसे शादी करने के लिए बोलेगा। गलत फहमी की भी हद होती है। उसके फादर भी कहते हैं, तुम तो उसकी फिंगर के नेल के बराबर भी नहीं हो, ना टैलेंट ना खूबसूरती में, भला रोहन जैसा इंसान तुम्हें क्यों चूज करेगा। सारे यहाँ पर एंजिया को ताने दे रहे थे। तब रोहन यहाँ पर बीच में आता है और कहता है, हो गया तुम लोगों का यहाँ पर बकवास, अब मैं बताऊँ कि मैं किसे चूज़ कर रहा हूँ। तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को एज्यूम कर लिया है। वो यहाँ पर जब एंजिया के फादर उसे गुस्से में खींच करके थप्पड़ मारने वाले थे, तभी बीच में आ जाता है एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और कहता है, मैं यहाँ पर एंजिया से शादी करने के लिए आया हुआ था, वैसे भी इसका दूल्हा गायब है। जीजी कहती है कि वो आता ही होगा, मैंने उसे मैसेज कर दिया है। वो लोग हुओ को फ़ोन दिखाते हुए कहते हैं, कौन सा, ये वाला, उसे तब तक मछलियाँ भी खा चुकी होंगी, भाई वो ज़िंदा बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं रोहन से सच में शादी करने वाली हूँ, मेरा दूल्हा बदल चुका है, बेहतर होगा कि तुम अपने हुओ गगा का ख्याल रख लेना। ये कह के वो रोहन को वहाँ से लेकर के जाती है।
और ये सब कुछ रोहान को बिल्कुल सपने की तरह लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो एंजिया के लिए था। वो लोग एक कमरे में थे जहाँ पर कि रोहान एंजिया को एक पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बोलता है। शादी से पहले वो उसे इन पेपर्स पर साइन करने के लिए बोल रहा था। इस पॉइंट पर एंजिया उस पेपर्स को गुस्से में फाड़ देती है और कहती है, मुझे तुमसे रियल मैरिज करना है, मुझे किसी भी ऐसे एग्रीमेंट पर साइन नहीं करना है, और अगर तुम मुझसे नॉर्मल मैरिज नहीं कर सकते हो तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। वो गुस्सा के वहाँ से जाने लगती है तो उसे रोकते हुए कहता है कि सब कुछ तैयार है, तुमने सोचा भी है कि तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी अगर तुम यहाँ से गई। तो वो कहती है, मुझे इज्जत की पढ़ाई कहाँ है, बेइज्जती मेरी डैड की होगी ना कि मेरी, तो मुझे इन प्लान्स के बीच में तुम मत खींचो। अगर मुझसे रियल मैरिज करना होगा तो स्टेज पर आ जाना, अदरवाइज मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला बकवास नहीं करने वाली हूँ। वह कह के वहाँ से निकल जाती है। तब तक रोहान का फ्रेंड भी वहाँ पर आ गया था। वो रोहान से कहने लगता है, अगर वो लड़की होकर तो उससे रियल मैरिज करना चाहती है तो फिर तुझे प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी तेरी लाइफ में तो कोई है नहीं और तू अपने फ़ायदे के लिए एंजिया से शादी करने ही वाला था। तो रोहान यहाँ पर सोचता है बात तो सही है। अगला सीन हमें शादी के स्टेज का दिखाया जाता है। एंजिया स्टेज पर जाती है, देखती है रोहान उसका इंतज़ार कर रहा था। पिछले जन्म में भी सब कुछ ऐसा ही था। शादी के बाद किस करने का रिचुअल होता है। अब रोहान ने कभी किसी लड़की को किस किया नहीं था तो उसे पता नहीं था। एंजिया आगे बढ़ के रोहान को किस करती है। शादी होने के बाद जब वो चेंजिंग रूम में जाती है तब उसे ध्यान आता है कि इस टाइम पर वो रोहान के चंगुल से छूट करके बाहर आ गया था और वो एंजिया को परेशान करने का कोशिश कर रहा था। रोहान ने उसे सेव किया था और उसके फादर ने उसे बाद में बहुत पनिश किया था। तो एंजिया इस चीज़ को रोकने के लिए अपने भाई को कॉल करती है और उसे कुछ रिपोर्टर्स का इंतज़ाम करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है और एंजिया को एक लड़का से बात करते हुए सुन करके वो काफ़ी जलस होने लगता है। फ़ोन कट कर देता है और वहाँ से एंजिया को लेके जाता है। एंजिया पूछती भी है कि वो उसे कहाँ लेकर के जा रहा है, बट वो उसे कुछ नहीं बताता है, लेकिन सीधे सिविल ब्यूरो के बाहर लेकर के आ जाता है। वो कहता है कि हम दोनों की सिर्फ शादी पब्लिक में हुई है, हम दोनों लीगली मैरिड नहीं हैं। एंजिया हंसते हुए कहती है, तुम तो अभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे थे, तो ये लीगली मैरिज होने का क्या मतलब है। रोहन उसे कहता है, तुमने मुझे पहली बार किस किया था, वो मेरा फोर्स किस था। एंजिया हंसते हुए उसे छेड़ रही थी और फ्लैशबैक में उनके बीच हुए रोमांस को याद करके वो उसे कहती है, तुम इतने इनोसेंट हो कि केवल एक किस की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो। एंजिया आगे बढ़ के उससे कहती है, वैसे भी तुम्हें किस करना तो आता नहीं है, आओ मैं सिखाती हूँ। वो रोहन को किस करती है। आफ्टर दैट वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर के सिविल ब्यूरो तो फ़िलहाल बंद ही था। वो उसे कहती है, अब शादी का सर्टिफिकेट तो हम कल ही ले पाएंगे। तभी रोहन को यहाँ पर कॉल आने लगता है। वो एंजिया को कार में जाकर के बैठने के लिए बोलता है। वहाँ पर उसे उसके फ्रेंड का कॉल आया था। अब वो यहाँ पर एंजिया किस लड़के से बात कर रही थी इस बारे में पता लगाने के लिए उसे बोला था, लेकिन उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। इधर एंजिया को वो किडनैप करवा लेता है। एंजिया को वहाँ से वह के अबैंडन प्लेस पर लेकर के जाता है। एंजिया ने रिपोर्टर्स को पहले ही बुलवा दिया था। वो उसे कहता है कि देखो, रोहन ने मुझे किडनैप कर लिया था, मैं तुम्हारा असली दूल्हा हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करना चाहिए। रोहन इन बातों को सुन रहा था। वो रोहन के खिलाफ एंजिया को भड़का रहा था और वो बात को आधे में ही सुन करके चले जाता है, ये सोचते हुए कि एंजिया वैसे भी वो को पसंद करती होगी, तभी तो उससे शादी करने के लिए हाँ कही थी और अब वो उसके साथ ही यहाँ पर ये ढक्कन को कम से कम पूरी बात सुन करके जानी चाहिए। उसकी जाती है एंजिया यहाँ पर वो से कहती है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है कि तुम जीजी के अफेयर में हो और जीजी के कहने की वजह से तुम शादी से भागने भी वाले थे। मैं तुम्हारे जैसे लड़के के लिए रोहन को छोड़ दूँ, ये तो कभी नहीं होने वाला है। यहाँ पर रोहन उसे छोड़ करके जा चुका था। वो एंजिया के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। एंजिया यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। थैंकफुली तब तक रोहन वहाँ पर लौट आता है और वह एंजिया को प्रोटेक्ट करता है। हो की गंदी वाली उसकी पिटाई लगाता है। बेचारे के तो गोलगप्पे ही टूट जाते हैं, इतनी बुरी तरीके से उसकी पिटाई लगाई गई थी।
एंजिया ने यहाँ पर हिडन कैमराज पहले से लगवा दिए थे क्योंकि उसे पता था कि वो उसे कहाँ किडनैप करके लेके जा सकता है। यहाँ पर उसने सारे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लिया था, प्रूफ के तौर पर उसे वो वीडियोस मिल गए थे और रिपोर्टर्स तो उसके साथ में थे ही। रोहान एंजिया को वहाँ से लेके जाता है। वो बहुत ही डरी हुई थी, रोहान को हक करते हुए कहती है तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें आने में इतना देर क्यों हुआ, तुम्हें पता है कि मैं कितनी घबरा गई थी। रोहान उसे कहता है आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था। वो थोड़ा बहुत एंजिया पे ट्रस्ट करने लगा था। दोनों घर पहुंचते हैं। सुबह वाले किस को याद करके एंजिया को सोते हुए देख करके वो किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एंजिया जग जाती है और वो इस बार फिर खुद आगे बढ़ के रोहान को किस करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हें मुझे किस करने के लिए मुझसे किसी से स्टील करने की ज़रूरत नहीं है। रोहान एंजिया को उसके प्राइवेट विला में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि पहले तो वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है। उसका फ्रेंड यहाँ पर आया हुआ था, वो कहता है भाई सब ठीक तो है ना, वो कहता हाँ हाँ फ़िलहाल अभी सब ठीक है। वो एंजिया को परेशान कर रहा था और मैंने उसे सबक सिखा दिया है, मेरा प्लान बिल्कुल ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ पर एंजिया के साथ मतलब अब तक कितने लड़कों से वो कनेक्टेड रह चुकी है, इस बारे में वो पता करने का कोशिश किया था, लेकिन कोई भी उसे ऐसा सस्पिशियस इंसान नहीं दिखा जो कि यहाँ पर एंजिया के क्लोज हो सकता था। इधर दूसरी तरफ एंजिया इस प्राइवेट विला को देख के सोच रही थी कि रोहान उसे इस प्राइवेट विला में क्यों लेकर के आ गया। शायद इस लाइफ में उसके किए गए चेंजेस की वजह से स्टोरी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड बढ़ रही है। वहाँ पर रखी रोहान की माँ की फ़ोटो को देख करके वो उसके पास जाने लगती है। जैसे उसे छूने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है और एंजिया को उसकी मॉम की फ़ोटो को नहीं छूने के लिए बोलता है। एंजिया उसे जानबूझ करके छेड़ रही थी कि लगता है कि तुम तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आए हो, वैसे अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मेरे सामने खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। सीन कट होता है और हमें यहाँ पर अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लग तो ऐसा रहा था कि कल रात रोहान और एंजिया इंटीमेट हो चुके हैं। एंजिया रोहान को बोल भी रही थी उसे उसके साथ हनीमून मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल रोहान खुद को रोकता है और कहता है कि नहीं, जब तुम मेरी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होना चाहोगी तब हम बात करेंगे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। आई नो हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और ये हम दोनों के लिए काफ़ी स्ट्रेंज है, इसी वजह से हम तब तक इंटीमेट नहीं होंगे जब तक एक दूसरे को जान नहीं जाते हैं या फिर एक दूसरे के लिए मन में फीलिंग नहीं आ जाती है। अगली सुबह एंजिया को वो वीडियो फुटेज मिल जाती है जिसे कि वो ढूंढ रही थी। इधर रोहान अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो हनीमून का एक्सपीरियंस उसे पूछ रहा था, लेकिन रोहान उसे कहता है कि हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। उसका फ्रेंड भी कन्फ्यूजन में था कि ये मेरा फ्रेंड ढक्कन का ढक्कन ही रहेगा। साथ ही में उसे बताता है कि अब उसके फादर तमाशा करने वाले हैं, उसने जो हो कि इतनी पिटाई लगाई थी। तभी एंजिया नाइट गाउन में ही बाहर आ जाती है। उसका फ्रेंड तो उसकी ब्यूटी को देखते रह जाता है। रोहान यहाँ पर उसे जल्दी से घुमा देता है ताकि वो एंजिया को ना देख सके। फिर वो एंजिया को कहता है कि वो घर के कपड़ों में ही क्यों बाहर आ गई, अपने दोस्त को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एंजिया यहाँ पर रोहान से छुपा करके उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिला देती है। उसे पता था कि रोहान आज अपने डैड के घर जाने वाला है जहाँ पर कि उसकी पिटाई लगने वाली है, वो उसका हेल्प करने के लिए ऐसा कर रही थी। रोहान वो ड्रिंक पी लेता है। वो एंजिया को घर पर ही रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो जल्दी ही अपना काम निपटा करके आ जाएगा, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगता है, वो वहीं बेहोश हो जाता है। एंजिया कहते हैं सॉरी रोहान, मुझे तुम्हारे ही लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। उस वीडियो को वो मेन एविडेंस बना करके घर के लिए निकल रही थी, तभी रोहान के नंबर पर उसके डैड का कॉल आता है और वो उस पर काफ़ी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हो कि इतनी पिटाई लगाने के लिए, जितनी जल्दी हो सके घर आओ वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। एंजिया कहती है वक्त आ चुका है रोहान के लिए बदला लेने का। इधर घर पर हु और जीजी दोनों ही मिलकर के रोहान की फैमिली वालों को भड़का चुके थे कि असल में ये सब कुछ रोहान ने जानबूझ करके किया है। जीजी अपने और हुओ के अफेयर को छुपा रही थी, सबको एंजिया के खिलाफ भड़काती है। एंजिया की वजह से ही रोहान ने ऐसा किया है और वो हुओ को फंसाना चाह रही है। यहाँ पर उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि रोहान यहाँ पर आएगा और वो लोग उसकी पिटाई करेंगे और हुओ के सीईओ के पोजीशन को ले लेंगे, जैसा कि पिछली बार हुआ था। लेकिन यहाँ पर इस जगह रोहान की जगह एंजिया आ जाती है, जिसे देखते ही सारे चौंक जाते हैं। एंजिया कहती है तुम लोग मेरे हस्बैंड को ही बुला रहे थे ना, अब उसकी जगह मैं आ गई तो कोई प्रॉब्लम है।
इस बात पर रोहान के फादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी हो की इतनी पिटाई हुई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अकेले आने की। एंजिया कहती है अंकल जी हिम्मत की क्या बात है, वैसे मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर के आई हूँ। सरप्राइज़ सबके सामने देखना चाहेंगे या फिर अलग देखना चाहेंगे। और वो लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि अकेली लड़की भला क्या ही उखाड़ लेगी। वो लोग एंजिया को ही सब बुली करने लगते हैं, लेकिन एंजिया कहती है अरे अरे पहले वीडियो देख तो लो आप लोग। उस वीडियो में यहाँ पर हो कि सारी काली करतूतें सामने आ चुकी थी। जेजे भी ये देख ली थी कि हो ही यहाँ पर एंजिया के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो उसे अलग थप्पड़ लगाती है सो अलग। एंजिया यहाँ पर रोहान के डैड को कहती है देखिए ससुर जी ऐसा है ना, मैं सीधे तरीके से बिजनेस डील करती हूँ, मुझे कंपनी का 50% शेयर चाहिए, साथ ही में आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ेगा कि आप रोहान के सीईओ के पोजीशन से कभी नहीं हटा सकते हैं, वरना सोचो अगर आप कहिए इस चरित्रवान बेटे का ये असली चरित्र मैंने इंटरनेट पर डाल दिया तो आपकी कंपनी के शेयर्स तो वैसे भी डूबने वाले हैं, साथ ही में हो की इज्जत गई पानी में। तो अब देख लो आपको क्या पसंद है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये कांड सामने आने के बाद उन्हें एंजिया की बात माननी पड़ती है। एंजिया को रोहान के नाम पे कंपनी का 50% शेयर भी मिल चुके थे और साथ ही में सीईओ के पोजीशन की पूरी गारंटी भी मिल चुकी थी। वो बाहर निकलती है तो रोहान के दोस्त से मिलती है। रोहान के दोस्त गलती से कहता है भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो, रोहान ने तो कहा था कि वो आपके इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करके कंपनी के 30% शेयर लेने वाला है। अरे उसने बताया नहीं क्या, मैंने ज़्यादा बोल दिया। एंजिया अब कन्फ्यूजन में हो जाती है कि रोहान क्या उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्या पिछले जन्म में भी उसका सिर्फ इस्तेमाल किया था, वो उससे प्यार करता है इस बात को प्रिटेंड करके, क्या वो उसका यूज़ कर रहा था कंपनी में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हो कि माँ काफ़ी गुस्से में एंजिया को पीटने के लिए आने लगती है। तभी रोहान बाइक राइड करते हुए यहाँ आता है और एंजिया को हो की माँ से सेव करता है। उसे यहाँ आया हुआ देख करके एंजिया समझ जाती है कि रोहान सही में प्रिटेंड ही कर रहा था। सच्चाई उसे यही लग रहा था कि रोहान ने उसका इस्तेमाल किया था, पिछले जन्म में भी वो उससे कोई प्यार नहीं करता था और सिर्फ यहाँ पर वो एक्टिंग कर रहा था प्यार करने का। इधर घर वाले बाहर आ जाते हैं। वो लोग रोहान पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो उसकी माँ को कैसे ऐसे कर सकता है। रोहान उससे कहता है अगर कोई मेरी बीवी को हाथ लगाएगा तो मैं उसे नहीं देखूंगा कि वो कौन है। वैसे भी अपने डैड पर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरी माँ के गुजरने के बाद तुमने क्या किया है मुझे अच्छे से पता है, शुक्र मनाओ कि मैं तब भी तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूँ, वरना तुम लोग तो मेरे खड़े रहने के लायक भी नहीं हो। आज के बाद अगर मेरी बीवी एंजिया को एक आज भी आए ना तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंजिया फ़िलहाल बहुत गुस्से में तो थी, लेकिन फिर भी वो रोहान के साथ वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। घर जा कर के रोहान उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है। कहता है कि देखो एंजिया वैसे भी तुमने मेरे कंपनी का 30% शेयर लेने का प्लान ख़राब कर दिया है और तुमने मुझे नींद की दवा भी दे दी थी, तो क्यों ना इस झूठ को हम इक्वल माने। एंजिया उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है इक्वल, ये देखो तुम्हें कंपनी के 30% शेयर लेने थे ना, मैं कंपनी के 60% शेयर तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। मैटर ये नहीं है, मैटर ट्रस्ट का है। तुम मुझे दिखाते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन असल में तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। तुमने मेरा शुरुआत से इस्तेमाल किया था, शादी भी तुमने मुझसे इसलिए की थी ताकि तुम हो को प्रोवोक कर सको, अपने डैड को परेशान कर सको। तुम मुझे प्यार इसलिए दिखाते हो ताकि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं फैमिली से लड़ने के लिए, तुम्हारे लिए ओबीडियंट बन करके रहूं, और इसी वजह से तुम मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक करते रह रहे थे आज तक। और मैं इतनी पागल कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उस जंगली लोगों के बीच जाकर के तुम्हारे लिए कंपनी का 20% शेयर लेकर के आई। मैं तुम पर अब कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे धीरे धीरे सच में पसंद करने लगोगे। रोहान उसे बताता है असल में मुझे डर है कि कहीं तुम भी मुझे छोड़ करके ना चले जाओ, वो लोग मुझसे छीन न ले। जब मैं पैदा हुआ था तब कुछ ही महीने बाद मेरे डैड के मिस्ट्रेस यानी हो की मॉम ने उन्हें अपने हाथों से जान से मारा था। पुलिस उन्हें पकड़ के लेके गई थी, लेकिन पैसा और पावर की वजह से मेरे डैड ने अपनी मिस्ट्रेस को बाहर निकाल लिया। लेकिन मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास इस बात का प्रूफ नहीं है, वरना मैं हो की माँ को कभी ऐसे बाहर नहीं रहने देता। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही घबराया हुआ था, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये सारी बातें नहीं बताई थी। आई नो कि मैं हो को प्रोवोक करने के लिए तुमसे शादी किया था, लेकिन तुम्हारे साथ एक दिन वक्त बिताने के बाद मुझे लगा कि नहीं, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम्हारी अच्छाई मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दी थी। एंड यहाँ पर रोहन की सारी बातों को सुन रही थी। स्टिल उसकी बातों पर ट्रस्ट करना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा था। इट्स ऑब्वियस दैट
वो एक तरफ तो उसका सच देख रही थी, उसकी हरकतें देख रही थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बातों को ट्विस्ट करके रूहान का बोलना कि वो उसे सही में पसंद करता है और वो उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। एंजिया कन्फ्यूजन में थी कि वह किस पर भरोसा करे। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और रूहान से कोई भी फ़िलहाल बात नहीं करना चाहती थी। रूहान भी उसके इमोशंस को समझते हुए उसे रात भर का वक्त देने का डिसाइड करता है। अगले दिन रोहान का दोस्तों से मिलने के लिए आता है। वो उस पेपर को चेक करता है। असल में रोहान को 50% शेयर मिल चुके थे। अब वो उस पर गुस्सा करने लगता है, यार एंजिया जैसी इतनी अच्छी लड़की पर तो बेकार में ही ट्रस्ट ना करके उसे सारी बातें नहीं बता रहा था। एंजिया गुस्से में वहाँ से कहीं जा रही थी। रोहान और दोस्त को उसको नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही थी। पूछने पर भी यहाँ पर रोहान को ये डाउट होने लगता है कि कहीं इस तरीके से रोहान एंजिया किसी लड़के से तो नहीं मिलने जा रही है। वो लोग उसे फॉलो करते हैं। एंजिया अपने उस भाई से मिलने के लिए जाती है जिसने कि एंजिया के लिए पिछले लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किए थे। उन्हें देख करके उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है और वो उसे बैठ करके बात कर रही थी। इधर रोहान और उसका फ्रेंड जब यहाँ पर एंजिया को उस लड़के के इतना क्लोज होते हुए देखता है तो वो फुल ऑन जेलस मोड में आ जाता है। यहाँ पर वो एंजिया इससे पहले कि अपने भाई को कुछ और बता पाती, बीच में यहाँ पर रोहान आ जाता है और वो जेलस होकर के उन्हें कहने लगता है, चल क्या रहा है यहाँ पर, मैं इसका लीगल हस्बैंड हूँ। अब उससे पहले कि एंजिया का भाई उसे इंट्रोड्यूस भी कर पाता, वो तो यहाँ पे कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो काफ़ी गुस्से में था और अपने शादी का सर्टिफिकेट भी उसे दिखा देता है। इतना ही नहीं, उसके भाई के सामने उसे किस भी कर देता है। अब इस पॉइंट पर एंजिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है, ये भाई है मेरा, क्या बकवास कर रहे हो तुम। अब उसे यहाँ पर अपनी गलती का एहसास होता है और वो सॉरी कहते हुए कहता है, अरे अरे अरे, मैं तो बस इसे कुछ और ही समझ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसका भाई भी यहाँ पर थोड़ा भाव खाता है। अब वो दोनों ही उन दोनों को वहाँ से छोड़ करके जाने लगते हैं। ये सोचते हुए कि छोड़ो, अब इन दोनों भाई बहन हैं तो आपस में हम बात करने के लिए दे देते हैं। एंजी अपने भाई से कहती है कि वो रोहान से असल में प्यार करती है, इसी वजह से वो यहाँ पर उससे शादी की थी। उसका भाई कहता है, ठीक है, अब अगर तुम सच में इस अरेंज मैरिज में रहना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन लौटते समय वो यहाँ पर रोहान को वार्न करता है, माना कि हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं हैं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बहन को कभी तंग किया है तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मैं इस बात को जाने नहीं दूंगा। रोहान वादा करता है कि वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा और फिर वहाँ से वो एंजिया को लेकर के निकल जाता है। जहाँ पर कि एंजिया भी कंफ्यूज थी कि रोहान इतना बदला हुआ से क्यों है। दूसरे सीन में जीजी अपने डैड को भड़का रही थी एंजिया के खिलाफ, तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है। वो कहता है कि एंजिया तुम्हारी रियल बेटी है, इस कंपनी पर उसका लीगल हक बनता है, तुम इस कंपनी में उसे जॉब दो। लेकिन वो लोग कहते हैं, नहीं नहीं, वो तो बिगनर है, उसे घंटा कुछ नहीं पता है, हम उसे कोई जॉब वॉब नहीं देने वाले हैं। हाँ, अगर तुम 50 मिलियन का मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट दो तो फिर मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ कि क्या करना है। अब अपने पैसे से रोहान यहाँ पर एंजिया का हेल्प करने के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है, ठीक है, 50 मिलियन तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें उसे जीजी की पोजीशन को देना पड़ेगा। अब वो मजबूरी में इस बात को मान जाते हैं। लेकिन ये बात जब रोहान के फ्रेंड को पता चलता है तो वो उससे वार्न करता है कि वो अपने पैसे से उसे ये सारी चीज़ें दे रहा है और कंपनी पब्लिक होने वाली है, अगर ये बात बाहर आई तो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टिल वो यहाँ पर उसका फिक्र करते हुए उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था। इधर एंजिया गुस्से में घर छोड़ करके जा रही थी कि कुछ टाइम के लिए वो कहीं और रहेगी जब तक उसका मूड शांत नहीं हो जाता। तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड उसे कॉल करके बुला रहे हैं कि वो कंपनी में आकर के ज्वाइन कर सकती है। अब वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाती है, उसके डैड इस जन्म में इतनी आसानी से कैसे मान गए। रोहान उसे छोड़ता नहीं है। वो एंजिया को कहता है, चलो तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसे उतारने से पहले वो प्यार से उसे किस भी कर लेता है। एंजिया ऑफिस पहुंचती है जहां पर कि वो फ्लैशबैक में याद कर रही थी कि किस तरीके से पिछली बार जब वो यहाँ पर आई थी कंपनी में, तब
उसे उसकी बहन और उसके डैड ने मिलकर के कितना परेशान किया था, लेकिन इस बार वो किसी को उसे परेशान करने का मौका नहीं देने वाली थी। उसके डैड यहाँ पर एंजिया को कहते ठीक है वो कंपनी का जनरल मैनेजर का पोजीशन संभाल सकती है और साथ ही में उसे कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, जो कि असल में काफ़ी ज़्यादा टफ था और ठरकियों के बीच होने वाला था। उसे जाकर के एंजिया को संभालना था। जिसे समझ जाती है कि ये प्रोजेक्ट आखिरकार उसके डैड ने एंजिया को क्यों दिया था। यहाँ पर जब एंजिया अपना पोजीशन संभाल रही होती है, कंपनी के कुछ चमचियाँ जो कि स्पेशली जीजी की चमची थी, उसके लिए उसका फर्स्ट डे काफ़ी हार्ड करने का कोशिश करती है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंजिया चीज़ों को संभाल लेती है, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। इधर रोहन को भी पता चलता है कि कंपनी में जाते ही एंजिया को कौन सा प्रोजेक्ट संभालने के लिए दे दिया गया था। साथ ही में यहाँ पर वो एंजिया के सोशल मीडिया चेक किया था, जिस वजह से कि उसे पता चल पाया था कि एंजिया को ऐसे ग्रे हेयर कलर के लड़के पसंद है, तो वो उसे रिसीव करने के लिए वैसे ही हेयर करके चला गया था। लेकिन उसे एंजिया की लाइफ की रियलिटी नहीं पता थी। एंजिया उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब जाकर के रोहन को पता चलता है कि शायद उसने अनजाने में उसे हर्ट कर दिया है और आखिरकार वो उससे माफ़ी भी मांगता है। लेकिन एंजिया का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था और वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना ओवर रिएक्ट एंजिया क्यों कर रही है। लेकिन इस हेयर कलर से रिलेटेड उसकी एक इतनी बैड मेमोरी थी, जिसे कि वो इस जन्म में हमेशा के लिए भूल जाना चाह रही थी। अगला दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि जीजी ने उन बदमाश ठरकी बिजनेसमैन को सेट करके रखा हुआ था और वो उस पार्टी में एंजिया को लेके जाने वाली थी। एंजिया इन सारी बातों को सुन लेती है, फिर भी अनसुना करने का प्लान करती है। इधर रोहन को भी पता चल जाता है कि एंजिया उन लोगों के साथ बिजनेस डील करने के लिए जा रहा है, तो वो उसे फॉलो करने लगता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंजिया वहाँ पर पहुँचती है, चारों तरफ सिर्फ लड़के ही लड़के थे। जीजी ने पहले ही एंजिया के ड्रिंक को टैम्पर्ड कर दिया था ताकि उसे पीते ही उसे नशा होने लगे। एंजिया को ये बातें पहले से पता थी, वो ड्रिंक करने की एक्टिंग करती है, लेकिन उसने उस ड्रिंक को पहले ही यहाँ पर चेंज कर दिया था, जो कि अब वो ड्रिंक जीजी कर चुकी थी। उसे पता ही नहीं था थोड़ी देर में वो दवा खुद उस पर असर करने वाली थी। इधर सबको ऐसा लगता है कि एंजिया पर वो दवा असर करने वाली है, तो वो लोग उसी के नशे में होने का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर जीजी को नशा होने लगता है। एंजिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ। तब तक यहाँ पर रोहन गार्ड्स लेकर के और अपने फ्रेंड को लेके वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन एंजिया ने तो पहले ही जीजू को हैंडल आउट कर लिया था। वो जीजी को उस बदमाश लड़के के साथ इस कमरे में बंद कर देती है, कहते हुए जो तुमने मेरे लिए प्लान किया था अब तुम्हें वो झेलने का वक्त आ गया है। आफ्टर दैट वो कमरे से बाहर निकल जाती है। रोहन भी उन गार्ड्स में ऐसे गार्ड्स बन करके आया हुआ था एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि सामने से तो यहाँ पर एंजिया कभी उसे माफ़ नहीं करने वाली और वो गुस्सा ही करेगी उल्टा अगर उसे पता चला कि मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ तो। लेकिन यहाँ पर फिर वो उसके गॉगल्स निकाल के कहती है तुम्हें क्या लगा मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि तुम बस एक चश्मा पहन करके आ जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। रोहन कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी और मैं तुम्हें असल में प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। इधर प्लान के हिसाब से जीजी के फादर कुछ बिजनेसमैन और रिपोर्टर्स को लेकर उस कमरे में आते हैं, लेकिन वहाँ एंजिया की जगह उन्हें जीजी मिलती है और उनका पूरा प्लान ही ख़राब हो जाता है। अब मजबूरी में पब्लिक में उन्हें जीजी और उस प्ले बॉय की एंगेजमेंट को अनाउंस करना पड़ता है। असल में वो लोग पहले से ही इंगेज थे। जीजी की रेपुटेशन की बैंड तो बच चुकी थी, ऊपर से प्ले बॉय जीजी से तो कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उन्हें सबके सामने अनाउंस करना ही पड़ता है अपनी झूठी रेपुटेशन को बचाने के लिए। जीजी इस पूरे सिचुएशन का फुल ऑन मज़ा ले रही थी। जो बुरी चीज़ें इन लोगों ने उसके लिए प्लान की थी वो असल में बुरी चीज़ें अब खुद जीजी झेल रही थी। एंजिया इस चीज़ को देख के मन ही मन स्माइल कर रही थी कि चलो फाइनली उसका प्लान काम कर गया। तभी उसके फादर का कॉल आता है और वो एंजिया को इस सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए कहते हैं। एंजिया कहती है कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी कंपनी के 60% शेयर चाहिए। अब उस समय जीजी की इमेज बचाने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो लोग एंजिया के इस बात को मान जाते हैं। यहाँ पर जो उसका फ्रेंड था वो रोहन से बात कर रहा था जो 50 मिलियन उसने दिए हैं उस बारे में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस 50 मिलियन के बारे में
एंजिया को पता चल जाता है। वो रुआन से कहने लगती है कि उसने 50 मिलियन क्यों लगाए, ये बहुत ही गलत बात है। वो अपने ऐसे पर्सनल प्रॉपर्टी उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। वो कहता है, ढक्कन लड़की, तुम मेरी रियल वाइफ हो, अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं करूँगा तो भला कौन करेगा। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए है ना। यहाँ पर काफ़ी हॉट एंड रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है रुआन की इन बातों के बाद, और फाइनली वो लोग अपना हनीमून यहाँ पर मना ही लेते हैं, जहाँ पर कि अब एंजिया भी खुश थी कि रुआन फाइनली अब अपने इमोशंस को छुपा नहीं रहा है, सामने जाहिर कर रहा है। जी उस प्ले बॉय से तंग होकर के वो उससे मदद मांगने के लिए जाती है। वो उसे कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ पर एक ऐसी घटिया लड़की से शादी करने वाला हूँ, अभी तक खुद ही मेरे लाइफ के लगे पड़े हैं, मैं तुम्हें क्या प्रोटेक्ट कर पाऊँगा, चले जाओ यहाँ से, वरना मेरा जो भी बचा कुछ इमेज इस फिल्म में बाकी बचा है ना, वो बर्बादी हो जाएगा। उस रात रुआन अपनी प्लेन क्रैश के सपने को देख करके काफ़ी परेशान फील कर रहा था। एंजिया यहाँ पर उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उसे नहीं पता था कि रुआन को किस चीज़ के सपने को लेकर के इतनी ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है। उसका फ्रेंड भी यहाँ पर आता है रुआन के हेल्प के लिए। तब वो उसे बताता है कि रुआन मोस्टली ऐसे सपने देखते रहता था और हम सब बहुत ही परेशान थे कि रुआन का ये सपना वाला प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तभी वहाँ पर बदमाश लड़का आ जाता है, इंसर्ट कंडीशन में था और उसके सेम हेयर्स थे जैसा रुआन ने उस लड़के को अच्छा समझ करके कर लिया था कि एंजिया को वो पसंद होगा। लेकिन स्कूल टाइम में वो एंजिया को मॉलेस्ट करने का कोशिश किया था। एंजिया के लाइफ के वो सबसे बुरे दिन थे जहाँ पर कि वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके घर वाले तो उसकी बात कभी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब इस पॉइंट पर इसी वजह से एंजिया ने उस दिन बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट किया था। वो वापस से एंजिया से बदला लेने का कोशिश करता है, लेकिन इंसर्ट होने के बावजूद भी रुआन यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। अब इस बार वो लड़का तो पक्का जेल जाने वाला था, क्योंकि बीच में रुआन जा चुका था। उस पॉइंट पर आकर के वो उसे बताती है कि असल में वो उस लड़की से नफ़रत करती थी, और तब जाकर के वो उससे माफ़ी मांगता है कि उसे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। वो उसे माफ़ भी कर देती है। अगले दिन रुआन ठीक हो चुका था, उसे घर लेकर के जाया जाता है। वो दोनों यहाँ पर साथ में अब एक अच्छे कपल की तरह रह रहे थे। जो कुछ भी रुआन ने अपना 50 मिलियन लौटाया था, एंजिया कंपनी के शेयर्स की वजह से उसे वो पैसे लौटा देती है, क्योंकि उसकी कंपनी भी पब्लिक होने वाली थी। कंपनी का मैटर में रुआन बिजनेस ट्रिप पर निकलता है। थोड़ी ही देर में एंजिया को वो न्यूज आती है कि उसका चार्टर्ड प्लेन जो है क्रैश कर गया है। एंजिया बहुत ही घबरा जाती है। वो सोचती है कि क्या नहीं चाहते हुए भी वापस से ये सब कुछ हो रहा है। वो उसके फ्रेंड को कॉल करती है। उसका फ्रेंड उसे पुराने घर आने के लिए कहता है, जहाँ जाने के बाद एंजिया को पता चलता है कि रुआन ने असल में पहले से ही डाइवोर्स पेपर साइन करके इस बार वो गया था। डाइवोर्स के बाद उसे सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। अब वो ये बात जानते ही समझ जाती है कि उसे पहले से ही पता था कि इस ट्रिप पे उसे कुछ हो सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसके फ्रेंड को कहती है, मैं रुआन को कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगी। और अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि रुआन इस दुनिया में है या नहीं, तो मैं उसकी कंपनी को बचाऊँगी। वो कंपनी के लिए निकलती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो खुद को अब कंपनी का सीईओ बनाने का कोशिश कर रहा था। जब उसे ऐसा लगता है कि रुआन तो अब इस दुनिया में होगा नहीं, क्योंकि उसी ने तो उसका प्लेन क्रैश करने का प्लान किया था। एंजिया यहाँ पर आते ही सारे शेयर होल्डर्स के सामने वो की पोल खोल देती है, और यहाँ पर वो उसे कहती है, ऐसा है ना कि मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, अब तक मैंने तुम्हारे खिलाफ़ बहुत सारे सबूत जमा करके रखे हुए हैं, तो अब ज़िंदगी भर जेल में सड़ने के लिए तैयार रहना। जैसे ही एंजिया उसकी ये पोल यहाँ पर खोलती है, पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग हू को पकड़ के लेकर के जाते हैं। फ़िलहाल एंजिया रुआन की पोजीशन को संभाल रही थी। अगले कुछ दिन तक जब रुआन का कोई अता पता नहीं चलता है, तो वो सोचती है कि शायद वो रुआन को खो चुकी है, और वो भी खुद को ख़त्म करने के लिए जाती है। तभी रुआन यहाँ पर आ जाता है, एंजिया को गले से लगा लेता है, कहता है, जैसे तुमने मुझसे कहा था, मैंने कोई चार्टर प्लेन नहीं लिया, मैं नॉर्मल प्लेन से गया था। उस दिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अगर मुझे आने में यहाँ थोड़ी देर भी हो जाती तो मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देता।
एंजी यहाँ पे रोहन को सामने देख करके काफ़ी खुश हो जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यही हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।